गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम इन 11th क्लास। आई होप आप 10th क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने अकाउंटेंसी सेलेक्ट किया है उन्हें बहुत बहुत बधाई। अकाउंटेंसी का सिलेबस हमारे यहाँ पर जो 11th क्लास में है वो बहुत ही बेसिक सिलेबस है। और जिन बच्चों के पास टी.एस. ग्रेवाल जो ये बुक्स है हमारे पास टी.एस. ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो जिनके पास 18 एडिशन है 18 से कर ले, 19 या 20, 3 एडिशन में से कोई सा भी आपके पास एडिशन होना चाहिए। इससे पुराना एडिशन नहीं होना चाहिए। और सीबीएसई हर साल जो है अकाउंटेंसी के सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, इसलिए ज़्यादा पुराना एडिशन प्रॉब्लम कर सकता है थ्योरी में या फिर न्यूमेरिकल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका अकाउंटेंसी में लेक्चर फर्स्ट। और जो चैप्टर है आपका अकाउंटेंसी में वो है हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आप लोगों ने जो भी सुना होगा कि भाई इसमें तो केवल हम अकाउंट्स बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, वही सब है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि होता क्या है। देखिए, अकाउंटिंग हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग हम कर क्यों रहे हैं और किस लिए अकाउंटिंग बनाई गई है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास गली मोहल्ले में जो दुकानदार हैं वे लोग करते क्या है, में जब भी कोई उनसे सामान लेने के लिए आता है और उधार सामान लेके आता है तो मैं इस तरीके से कुछ करके, जब मान लो मैंने कुछ 10 रुपीज़ का कुछ परचेज़ किया तो मैं इस तरीके से एंट्री यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट से बना के। फिर किसी ने 12 रुपीज़ का परचेज़ किया, ऐसे लिख लेते हैं ना। ये प्रथा हमारे यहाँ जो ये अकाउंटिंग है ये बहुत पहले से चलती आ रही है, बस हमने इस अकाउंटिंग को एक सिस्टमेटिक वे में कर दिया। तो इसलिए अकाउंटिंग का जो हमारे पास यहाँ पे मीनिंग होगा, तो चलिए उसे एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग: accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। अकाउंटिंग में हमें यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, गुड्स परचेज करना यानी कि माल खरीदना, माल बेचना, किसी से पैसे मिलना, पैसे उधार देना, किसी भी कोई भी हो चाहे, हमें पहले उसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी पहचान करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें उसे मेज़र करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले तो पहचान कैसे करना पड़ेगा कि हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि क्या वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। अब रिकॉर्ड करने लायक से मतलब क्या है कि जैसे हम लोग अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं फाइनेंशियल, जैसे गुड्स परचेज करने की यानी माल खरीदने की, बेचने की, किसी को खर्चा दिया हमने यानी कि अपने यहाँ पे कर्मचारियों को सैलरी दे रहे, किराया दे रहे, हम यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस हो आपका कोई भी हो वो एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन हम कोई भी पर्सनल एंट्री यहाँ पे नहीं करते। जैसे अगर किसी की गली मोहल्ले में लड़ाई बच जाती है तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। इसलिए हमारा सबसे पहले काम होगा कि हमें पहले उसे पहचानना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बताया गया है, एक सिस्टम होता है इसका। आप लोग बिना अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज लिए अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए अकाउंटिंग करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत हमें पड़ती है। तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, तो पहचान तो हमने कर ली। मेजरिंग, अब मेजरिंग का मीनिंग क्या है? मेजरिंग का मीनिंग होता है कि उसे हमें मेजर करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। अब मापना कैसे पड़ेगा? आपने देखा भी होगा कि पहले क्या था, पहले पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम था कि एक वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु ले लेते हैं ना, एक्सचेंज करते थे, क्योंकि उस वक्त करेंसी नहीं थी, पैसे नहीं थे उस वक्त। लेकिन आज के टाइम में क्या हमारे पास एक जो कॉमन मेजरमेंट फैक्टर है वो क्या है? मनी। हम किसी भी चीज़ को मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जिसे हम मनी में मेज़र कर सकते हैं तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जिससे हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे नहीं बना सकते। तो सबसे पहला काम होगा आपका आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आप उसे मेज़र करोगे क्या ये ट्रांजैक्शन मनी में रिकॉर्ड हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे मनी में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि मान लो किसी से मैंने जो है 2 क्विंटल या 3 क्विंटल गेहूँ परचेज कर लिया, लेकिन उस बंदे ने मुझे भी पैसे बताए नहीं कि जी कितने गए हैं, तो वो एंट्री हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्वांटिटी के बेस पर हम एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें उसे मनी में मेज़र करना पड़ेगा। जैसे 2 क्विंटल गेहूँ है तो पहले मुझे उसके प्राइस जानने पड़ेंगे, भाई क्या प्राइस है। मनी में मेज़र करने के बाद ही हम उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहचान कर ली, मेज़रमेंट कर लिया, उसके बाद हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, रिकॉर्ड कैसे करोगे आप? रिकॉर्डिंग हम आपको करना सिखाएंगे जब हम अकाउंटिंग आगे बढ़ाएंगे कि रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे।
क्लासीफाई करने का मीनिंग क्या होता है, जैसे एक स्कूल में मान लो साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, कॉमर्स के बच्चे पढ़ते हैं, तो हमने साइंस वालों को एक तरफ कर दिया, कॉमर्स वालों को एक तरफ। क्लासीफाई करना, अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देना। तो हमें अकाउंटिंग में भी ऐसा करना पड़ेगा। जैसे दिन भर में हम लोग सेल की एंट्री करते हैं बहुत सारी, परचेज की एंट्री बहुत सारी करते हैं, किसी से पैसा भी उधार लेते हैं, बहुत बार पैसा भी देते हैं सबको। तो परचेज की एंट्री हमें एक तरफ करनी पड़ेगी अलग बुक में रिकॉर्ड, और सेल की एंट्री अलग बुक में, मतलब क्लासीफाई करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। परचेज के लिए परचेज बुक, सेल के लिए सेल बुक, है ना। तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग। फिर हम उसे समराइज़ करेंगे। समराइजिंग करने का मीनिंग है, अब जैसे क्लास हमने एक सेक्शन बना दिया 11वीं का, कि भाई ये 11वीं का कॉमर्स का सेक्शन है, तो कॉमर्स के सेक्शन के अंदर भी तो हमारे पास बहुत सारे नाम होंगे बच्चों के। उसी तरह से अगर हमने मान लो जिन जिन लोगों से माल खरीदा, तो हमने एक बुक बना ली परचेज की, कि भाई ये इस बुक में हम केवल जो माल खरीदेंगे उसकी एंट्री लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर भी तो हमने किस किस से माल परचेज करा उसका भी तो रिकॉर्ड रखेंगे ना, समरी रखेंगे ना उसकी। तो समराइजिंग करना होता है। इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिंग का मीनिंग होता है कि सामने वाले को उसी की भाषा में समझाना। जैसे कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। उसका काम क्या होता है कि मान लो हम कंप्यूटर को कोई भी डायरेक्शन दे रहे, निर्देश दे रहे, जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर में लिखना है राम लिखना, तो कंप्यूटर में हमने कीबोर्ड पे बटन दबाई RAM, लेकिन कंप्यूटर उसे RAM थोड़ा नहीं लेगा, वो तो उसे 01 की फॉर्म में लेता है, फिर हमें दिखाता क्या है, वो RAM ही दिखाता है। इंटरप्रेटर होता है एक तरह से एक्सचेंजर, कि मान लो मुझे अगर चाइना में जाना और मुझे चाइनीज़ नहीं आती, तो मैं अपने साथ एक गाइड लेके चला गया, तो वो मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट करके दिखा रहा। इसी तरह से अकाउंटिंग की डिटेल, अकाउंटिंग को कोई आम आदमी नहीं समझ सकता, तो अकाउंटिंग हमें क्या सिखाएगी, अकाउंटिंग में हमें उसे इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्लासीफाई, समराइज और फिर इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा, और उसे कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करने का मीनिंग है कि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मान लो अगर मैं किसी के यहाँ पे जॉब करता हूँ अकाउंटेंट की, तो अकाउंट मेंटेन करना तो मेरा काम है ही, साथ ही साथ मुझे अपने ओनर को भी तो बताना पड़ेगा ना कि जी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी सेल हुई, परचेज हुई। ओनर थोड़ा ही ना बुक्स देख के बता देगा। अकाउंटिंग की नॉलेज जिसे होगी वही तो अकाउंटिंग की डिटेल जो है सामने वाले को समझा पाएगा, है ना। तो इसलिए हमें उसे कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। ये सब अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशन से ही आप इसके फीचर्स कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, इन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए पहला फीचर्स है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहाँ पे सेम हुई है, अगर आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन अच्छे से याद कर ली, तो जो इसके हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, कीवर्ड हैं, ये ही हमारे जो है इसके फीचर्स हो जाएंगे। तो देखिए पहला फीचर्स हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे यही था, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये एंड बेटा थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक कर लेना है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, अकाउंटिंग में हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या फिर इवेंट्स मतलब घटना जो घटेंगी, ट्रांजैक्शन जो लेन देन होंगे, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ओके, जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहला काम आपका होगा कि आप उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लें कि ये रिकॉर्ड की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मेजरिंग का, अब देखो आपने ये तो पहचान कर लिया कि भाई ये मनी में ट्रांजैक्शन है नहीं है, फिर उसके बाद हमें उन्हें मनी में मेजर करना पड़ेगा। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है यहाँ, मेजरिंग की है ना, ठीक कर लेना बेटा उसे। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग में हमें करना क्या है कि हमें ट्रांजैक्शंस को एक कॉमन मेजरमेंट में लेना पड़ेगा। अब देखो पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन मेजरमेंट क्या चल रहा, करेंसी चल रही, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, है ना। तो हमें जो है केवल में ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड करनी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। लगभग दोनों पॉइंट की जो है लैंग्वेज सेम है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग,
रिकॉर्डिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि रिकॉर्डिंग ही वो प्रोसेस है कि जिसमें हम जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हम ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करने का मीनिंग है जैसे दुकानदार अपने पास दो बुक रखता है, एक रफ बुक होती है उसके पास। जैसे कोई कस्टमर अगर उधार सामान लेके चला गया तो वो उसे एक कच्ची बही में, उसे हम कच्ची बही कहते हैं, बही मतलब खाता बही, कच्ची बुक में लिख लेगा रफली। जैसे आप लोग स्कूल में जो वर्क करते हैं रफली, फिर घर जाकर उसे फेयरली कर लेते हैं। इसी तरह से जो हमारे यहाँ पे हैं जो अकाउंटेंट है वो क्या काम करेगा? पहले उसे रफ में रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद उसे फेयरली करेगा वहाँ पे जाके वो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में। तो रिकॉर्डिंग में क्या है कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल करेक्टर है जो, उन्हें हम ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। अलग अलग, जैसे मान लो जहाँ जिन जिन लोगों को नकद माल बेचा तो उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश का लेन देन हुआ। जिन्हें हमने उधार माल खरीदा बेचा, उधार के यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करना, आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद हमारे पास आता है क्लासीफाइंग करना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। बस देखो ये पॉइंट इसका मेन है। क्लासिफिकेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुप, पूरा ग्रुप लेगा उनका और फिर जो एक जैसी आइटम है उन्हें एक जगह नोट कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जैसे स्कूल में प्रेयर में सब क्लास के बच्चे हो गए, फिर है ना, सब क्लास के बच्चे जो है इकट्ठा होने के बाद हमने क्या किया, फिर उन्हें साइंस वालों को साइंस की तरफ भेजा, कॉमर्स वालों को कॉमर्स की क्लास में, है ना। इस तरह से क्लासिफिकेशन करना, क्लास में डिवाइड कर देना अलग अलग। उसके बाद आता है हमारे पास समराइज करना। समराइजिंग का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पे समराइज वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसकी हमें समरी बनानी पड़ेगी। और समरी में क्या क्या होता है समराइजिंग में होता है, एक तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस जो आप सीखोगे बाद में, है ना। एक हमें बनाना पड़ता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा इसका यहाँ पे, और एक हमारी यहाँ पे बनेगी बैलेंस शीट। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल समराइजिंग में आप ध्यान रखें कि इनकी समरी बना देना। जैसे आपकी बुक के फ्रंट पे जो है चैप्टर की समरी होती है कि इस चैप्टर में कितने लेक्चर आपके लगेंगे, है ना, चैप्टर की डिटेल होती है। तो उसे ही हम यहाँ पे एक तरह से समरी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है फिर हमारे पास एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. Analysis करना, एनालिसिस क्यों करते हैं हम? एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि जिससे जो यूज़र्स हैं, हमारे यूज़र्स कौन होते हैं? मालिक, जो खातों का यूज़ करेगा, है ना। तो जो यूज़र्स हैं वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकें कि वो बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कहीं वो बिजनेस हमारा लॉस में तो नहीं चल रहा। इसलिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। और एनालिसिस किस बेस पर करेंगे हम? अकाउंटिंग। जब आपने सारे अकाउंट्स अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे होंगे तभी तो आप उसे एनालिसिस करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? एनालिसिस तो कर लिया, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट हम किस किस को करेंगे? हम कम्युनिकेट करेंगे अपने यूजर्स के साथ में। यूजर्स के साथ में हम मीटिंग करते हैं। यूजर्स का मतलब होता है ओनर्स, है ना। यूजर्स कोई भी हो सकता है। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक वाले पूछेंगे जी लाओ जी अपने अकाउंट्स दिखाओ, तो अकाउंट्स हमें दिखाने पड़ेंगे। तो अब यूजर्स कौन हुए? हमारे बैंक वाले होंगे। मालिक मेरे से कह रहा भाई बता भाई कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो मुझे मालिक को दिखाने पड़ेंगे, मालिक के साथ मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो अब मालिक कौन हो गया? हमारे यूजर्स हो गए। तो यूजर्स जो भी डिटेल हमारे से मांगेगा वो ये हमारे लिए क्या है? यूजर्स है। मान लो हमने किसी को उधार माल बेचा कस्टमर को, अब कस्टमर आएगी दिखाओ जी कौन कौन सी डेटा माल बेचा, तो हमें उसे रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे, सारे अकाउंटिंग दिखाने पड़ेंगे, जो खाते बनाए हुए दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो कस्टमर है वो क्या बन गया? यूजर्स बन गया। तो हमें उन सब के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसलिए अकाउंटिंग को क्या बताया गया? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है। अब देखो साइंस का तो आपको पता है कि साइंस में एक सर्टेन रूल है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है ना। और आर्ट हम किसे बोलते हैं?
जब कोई बंदा किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर लेता है और उस चीज़ में महारत हासिल होगी उसे, है ना, जैसे पेंटर हो गया, मान लो बार बार कर रहा भाई, आर्टिस्ट बन गया वो। तो आर्ट होता है किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना, और साइंस होती है एक सर्टेन रूल फॉलो करना। तो अकाउंटिंग के बारे में देख लेते हैं क्या कहा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, दोनों चीज़ है इसे, ये साइंस भी है और आर्ट भी है। अब ऐसे नहीं है साइंस है तो आपको इसमें साइंस पढ़नी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। साइंस से इसका कंपैरिजन किया गया कि जिस तरह से साइंस में एक सर्टेन रूल फॉलो किए जाते हैं, उसी तरह से कॉमर्स में भी कुछ सर्टेन रूल हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। Art is the technique which help us to achieve our desired objective. Any organized knowledge based on certain basic principle is a science। देखो यहाँ कहा ना इसने कि अकाउंटिंग जो है आर्ट होने के साथ साथ साइंस भी है, क्योंकि आर्ट एक क्या है, टेक्निक है जो हमें अपने डिज़ायर, जो हमारे एम है, उन्हें अचीव करने में हेल्प करती है। इसी तरह से जो साइंस है, साइंस क्या होती है, साइंस एक बेस्ड होती है सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल पे जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये साइंस भी है और आर्ट भी है, ध्यान में रखना। उसके बाद है हमारे पास कि अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेज हैं। तो आइए पहली ब्रांच पे देखो, आपके सामने चलते हैं। अकाउंटिंग की 3 ब्रांच हैं, जिसमें से एक ब्रांच आप केवल 12th क्लास तक पढ़ पाओगे, उसके बाद अपर क्लास में आप बाकी ब्रांचेस पढ़ोगे। तो जैसे पहली ब्रांच है हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपकी फ़िलहाल चल रही। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों का जो है लेखा जोखा रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, समराइज एंड इंटरप्रेट दैम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। इट डिटरमिन्स प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड में रखेंगे जिन्हें हम मनी में मेज़र कर रहे हैं, और केवल हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी अपने मालिक को निकाल के देनी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही सिखाया जाएगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी ब्रांच है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो, आपने देखा होगी बाज़ार से जो हम सामान खरीद के ला रहे हैं, मान लो पेप्सोडेंट ला रहे खरीद गए ना, ब्रश ला रहे या साबुन ला रहे, कोई भी आइटम कोई भी, है ना। तो आप जब बाज़ार में जाते हो तो उस पर एक MRP लिखा रहता है कि भाई ये जो चीज़ है आपकी ये 50 रुपये की है, ये चीज़ आपकी 200 रुपये की है। तो जहाँ वे चीज़ें बनती होंगी वहाँ भी तो उनका प्राइस वो जो है मैं कैसे निकाल दूँगे प्राइस उनका। तो मैं बता देता हूँ भाई कैसे निकाल दूँगी। भाई मान लो हमें कोई चीज़ बनानी, मान लो लकड़ी की कोई हमें खिलौना बनाना, तो पहले हमें देखेंगे कि हम कितने की लकड़ी लाए। मान लो मैं 100 रुपये की लकड़ी लाए, फिर मैंने उसे मिस्त्री को दिया कि भाई ले भाई इसका जो है एक खिलौना बना। मिस्त्री ने 300 रुपये मांगे हमारे से, तो टोटल मेरे जो पैसे खर्च हो गए वो क्या हो गए, 400 हो गए। और फिर मान लो मैं उसे बाज़ार में जो है ट्रक में जो है खिलौने में रख के सारे सारे जो है बाज़ार में गया, ट्रक वाले ने ले लिए 400 रुपये। तो अब मैं खिलौने मुझे पड़ गए 800 के, और 100 रुपये का प्रॉफिट मुझे भी चाहिए, तो अब वो मुझे पड़ गया 900 रुपये का। तो मैं उसे 900 का बेचूँगा ना। तो जो कॉस्ट निकाल ली हमने कि भाई कितने का मुझे पड़ गया, कितनी कॉस्ट, कितना खर्चा मेरा इस चीज़ को बनाने में लगा, ये सब अकाउंटिंग आपको सिखाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाया जाएगा। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उस वहाँ पे हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं। प्रोसेसेस ऑफ एक्टिविटी, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग, एसर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मेन जो सिखाया जाएगा वो कॉस्ट निकालना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, मिनिमम करना, जिससे कस्टमर को वो चीज़ महंगी ना पड़े और बाज़ार में हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो। हमें कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना जिससे इन फ्यूचर में उसके प्राइस ना बढ़े, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाया जाएगा। उसके बाद एक और हाल ही में जो न्यू अकाउंटिंग हुई है आपकी स्टार्ट, वो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अभी मतलब ऐसा नहीं है कि इसी साल आई, ये लगभग पिछले 20-25 सालों में अकाउंटिंग निकल के आई सामने। उससे पहले ये 2 ही अकाउंटिंग चल रही थी हमारी। अच्छा, अकाउंटिंग जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये तो आपकी बहुत पहले से ही है। ये आपकी लगभग 1904 से चलती आ रही, और इसकी स्टार्टिंग आपकी
इटली के वेनिस सिटी से हुई थी। तो ये तो काफ़ी पुरानी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हारी, ठीक है ना। तो चलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर आते हैं अपने। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। इट अनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अभी हाल ही में कह रहे हैं कि डेवलप हुई अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग करते गए हैं, इसमें हम फंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फंड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे डेवलप करते हैं। अब फंड से रिलेटेड मतलब कैसे कि आपने देखा होगा कि अब हम जितनी भी कंपनियों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक फाइनेंस मैनेजर, एक फाइनेंस टीम रहती है लगी, तो उस हम मैनेजमेंट बोलते हैं कि भाई ये तो मैनेजमेंट वाले हैं। यानी कि मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो फंड से रिलेटेड काम करते हैं, जिनका मेन पर्पज़ क्या है, फंड रेज करना, फंड को लगाना, कहाँ फंड लगाना चाहिए जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, है ना। ये सब काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का है। फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना कि हमें क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितने पैसे से करना चाहिए, ये सब काम, ये सब डिसीजन मेकिंग जो है मैनेजमेंट वालों का। अब देखो तीनों अकाउंटिंग का अलग अलग काम है। इसका मेन काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। इसका मेन काम है कि कितने की चीज़ ये पड़ रही, कितने की आप बेचोगे। देखो ये तो आपको चीज़ बना के दे रहे हैं कि जो देखो ये आपको 5 रुपए की है, इन्होंने इसे 6 रुपये बेच दी, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। अब ये 6 रुपये हमारे पास आए, अब मैनेजमेंट वालों का काम है कि इन 6 रुपये को आप यूज़ कैसे करोगे। ये बिजनेस करने के 3 पिलर हैं, अकाउंटिंग के 3 पिलर हैं, समझे। तो ये देखो इसमें 3 आपकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। आपका बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो बुक कीपिंग पढ़ते हैं। देखो बुक, बुक मतलब पुस्तक, किताब, कीप मतलब रखना। तो सिंपल सी बात है, बुक कीपिंग का मीनिंग है बुक्स को रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स लाए और आगे उसे रख दी, ये बुक कीपिंग नहीं होता। बुक कीपिंग को आप नॉर्मल एग्जाम्पल से समझो कि मान लो आपका स्कूल स्टार्ट हो गया, तो स्कूल स्टार्ट होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, काम किस चीज़ में करोगे आप, कॉपी में, अपने रजिस्टर में। तो उसके लिए आपको बाजार से क्या लाने पड़ेंगे, बुक्स लानी पड़ेंगी, अपने रजिस्टर लाने पड़ेंगे जिनमें आप काम करोगे। मान लो एक रजिस्टर आपने साइंस का बना लिया, एक कॉमर्स का बना लिया, या एक हिंदी का बना लिया, इंग्लिश का बना लिया, 4 हो गए। तो रजिस्टर तो आप ले आए, है ना, लेकिन उनके अंदर काम करने के लिए पहले आपको उन सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे। बुक कीपिंग का तो मतलब ये है कि आप बाज़ार में जाओ और जो जो खाते आपको बनाने, मैं खाता भैया आप बाज़ार से ला के अपने आप पास रख लो। तो ये काम तो कोई भी कर लेगा, नौकर भी कर लेगा, हमारा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कर लेगा। तो बुक कीपिंग एक ईजी टास्क है, इसे कोई भी कर सकता है। इसमें हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन अब मुझे उनमें रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी है, तभी तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो चलिए मीनिंग पाते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन मनी, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम। बुक कीपिंग में हम केवल करेंगे क्या, बुक्स मेंटेन करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो है पहचान करेंगे उनकी, उन्हें मनी में मेज़र करेंगे, देखेंगे भाई हमें कौन सी बुक्स चाहिए, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे पास में है, और उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करेंगे। ये तो बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग में कह रहा कि देखो सेम है, वही आपको दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम लगेगी। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अब जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली उनकी समरी बनाना, इंटरप्रेट करना और उन्हें कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का काम है। बुक कीपिंग में तो कोई भी कर सकता है। मान लो दुकान पे हमारी कोई नौकर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं उसे दुकान पे बिठा के चला गया, तो वो भी कच्ची जो बुक होती है उसमें कोई कस्टमर अगर उधार सामान लेता है तो वो रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जो मेन बुक है, मेन बुक जहाँ पे फेयरली काम करना, उसमें तो कौन करेगा, जो उस चीज़ का जानकार होगा, मालिक करेगा, या कोई अकाउंटिंग जिसकी नॉलेज होगी जिससे, वही तो करेगा। तो बुक कीपिंग में तो साफ कह रहा जी, बुक कीपिंग में तो हम जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को की पहचान कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, उन्हें रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अकाउंटिंग में क्या काम करेंगे, उनकी समरी बनाएंगे, है ना, उन्हें इंटरप्रेट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह से अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी देखो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग का तो मीनिंग है बुक्स में एंट्री बनाना,
जबकि अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। जैसे अगर आपको साइंटिस्ट बनना तो साइंस पढ़नी पड़ेगी, तो साइंस तो हो गई नॉलेज, है ना, और साइंटिस्ट हो गया उसका काम। इस तरह से अकाउंटिंग हो गया हमारा काम, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंसी आनी चाहिए। तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स। तो देखो साफ साफ कैसे है कि अकाउंटिंग तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि हमें अकाउंटिंग के साथ डील करना सिखाती है। ये हमें एजुकेट करती है कि बुक्स आपको कैसे मेंटेन करनी, कैसे आपको उनकी समरी बनानी और कैसे आपको यूजर्स के सामने जो है कम्युनिकेट करना। तो ये तीनों का एक हल्की हल्की डेफिनेशन थी, एक तरह से आप डिफरेंस कह सकते हो एक लाइन का, है ना। चलिए उसके बाद हम चलते हैं बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप की। देखिए स्कोप में क्या कहा इसने हमें, डेफिनेशन दे रखा है। तो स्कोप कह लो या बेसिस कह लो, इसने कहा बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बताया था मैंने अभी कि हम यहाँ पे तो केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, मनी में रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर क्लासीफाई। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी समरी बनाएंगे और रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे। स्टेज, बुक कीपिंग करना आपकी प्राइमरी स्टेज है। अरे भाई बुक्स में अकाउंटिंग करने के लिए बुक्स भी तो चाहिए, है ना। तो इट इज़ बेसिस फॉर अकाउंटिंग, यानी कि अगर आपको साइंस की कॉपी बनानी है तो पहले कॉपी तो होनी चाहिए ना, तभी तो अंदर साइंस का वर्क होगा। तो ये तो स्टेज है आपकी पहली प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद जो अकाउंटिंग है वो आपकी सेकेंडरी स्टेज है, और ये तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग खत्म होती है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि रिजल्ट को एसरटेन करना, निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। नेचर ऑफ जॉब, द जॉब इज रूटीन जॉब। रूटीन जॉब का मीनिंग है ये तो रोज का काम है हमारा, बुक्स कीपिंग करना, बुक्स भरती रहती हैं, लाते रहते हैं बाजार से। लेकिन जो अकाउंटिंग की जॉब है वो एनालिटिकल है, डायनेमिक है, हर रोज बदलती रहती है। हर रोज हम अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं अलग अलग तरह की, तो उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना। डायनेमिक, डायनेमिक का मीनिंग है जो चेंज होती रहती है। एनालिटिकल, जिसमें हमें दिमाग का यूज करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस, इट बीइंग ए रूटीन वर्क इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ का मीनिंग है जिन्हें अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, वे लोग भी इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग वाला टास्क है, इट बीइंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और परफॉर्म किया जाएगा सीनियर स्टाफ के थ्रू। स्किल्स के बारे में देखते हैं। बुक कीपिंग के लिए हमें कोई स्पेशल स्किल, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल, साफ लिखा। जबकि अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल, एबिलिटी, एनालिसिस और इंटरप्रेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये था आपका डिफरेंस। चलिए उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है जी हमारा। तो भाई देखो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो ये है जी, हमें देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी हमें तो उन्हें मेंटेन करके चलना है सिस्टमेटिक वे में, जिससे हम फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड अपने पास रख सकें। कितना टैक्स भरना ये पता लगा सकें, कितना प्रॉफिट हुआ ये पता लगा सकें, है ना। कर्मचारियों को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता लगा सकें। ये लेकिन ये कब पता लगाओगे, जब आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन होंगे। उसके बाद सिंपल पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन करना, फाइंड आउट करना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, ठीक है ना। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग का मीनिंग होता है हेल्प करना। जो ये फैसिलिटेटिंग वर्ड है इसका मतलब होता है हेल्प करना। मैनेजमेंट की हेल्प करता है ये कैसे करेगा हेल्प मैनेजमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कर्मचारियों को दिवाली पे बोनस देना या नहीं देना, कितना बोनस देना, है ना, कितना प्रॉफिट जो है ओनर को मिलना चाहिए, सैलरी जो हमारे वर्कर हैं उनकी सैलरी बढ़ानी या नहीं बढ़ानी है, सब डिसीजन लेने। ये कब लेंगे, जब उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे,
जब उनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, फाइनेंशियल पोजीशन का पता होगा कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं भाई, इतना प्रॉफिट है हमारे पास, दे सकते हैं, तो तभी तो ये हमारी जो है मैनेजमेंट को हेल्प करेगा। उसके बाद ये हमें जो यूज़र्स हैं उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या था, है ना। चलिए नेक्स्ट है फिर हमारे पास फंक्शन क्या है अकाउंटिंग के, काम क्या करती है। तो देखिए अकाउंटिंग का जो मेन काम है वो है सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना, ठीक है ना। अच्छा रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, जो हमें रिकॉर्ड रखने में अकाउंटिंग के रूल्स प्रिंसिपल कंसेप्ट को फॉलो करके जो है रखने पड़ेंगे। देखो जैसे हर एक धर्म में आपने देखा होगा कि मान लो इंसान को कैसे रहना, कैसे अपने पूजा पाठ करने, वो सब उनके लिए बुक्स हैं, अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं। भगवान ने भी जब इंसान को धरती पे भेजा तो रूल्स भेजे, जैसे गीता दे दी हमें ना, मुस्लिम है तो कुरान दे दी, भाई देखो ऐसे आपको व्यवहार करना, ऐसे रहना। इसी तरह से अकाउंटिंग करने के लिए भी आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अकाउंटिंग रूल्स, इसके प्रिंसिपल जो कि बहुत मेन है, और अकाउंटिंग कंसेप्ट जिन्हें जब तक अकाउंटिंग चलेगी हमें कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन है अकाउंटिंग के कि हमें अपने जो रिकॉर्ड है उन्हें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करके चलना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, अपने जो खाते हैं हमें तैयार करना, इसका मीनिंग ये है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब आप देखो अब ये लीगल यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कोर्ट में आप पे कोई केस कर रहा, या मान लो सरकार ने आप पे केस कर देगी ये लोग टैक्स नहीं भर रहे प्रॉपर्ली, अकाउंट्स दिखाओ अपने, तो आप कोर्ट में कैसे साबित करो जी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुझे टैक्स भरना, आपने जब प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किए होंगे तभी तो इसलिए अकाउंटिंग जब आप रिकॉर्ड करोगे तो अकाउंटिंग आपकी लीगल रिक्वायरमेंट में भी तो हेल्प करेगी ना। जहां भी आपको कानूनी तौर पे अगर अपने आप को दिखाना पड़ेगा तो आपकी बात थोड़ा ही ना सुनी जाएगी, नहीं तो आपके सीधे बोल लेंगे जी खाते दिखाओ हमें, तो अपने तो आपके खाते देख के तुम्हें पता लगाएंगे भाई कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना बैंक लोन है इन पे, कितना इन्हें अपने वर्करों को देना, सब चीज़ों का पता लगाएंगे। तो इसलिए ये लीगल रिक्वायरमेंट भी क्या करता है, मीट करता है, हमारी पूरी करता है। उसके बाद है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। भाई हमें जो हमने अकाउंट्स मेंटेन करे, जो हमें उससे पता लगा भाई हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हो रहा, ये सब हमें बैंक वालों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, जो भी लोग हैं उन्हें बताना भी तो पड़ेगा, कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फिर दोबारा देखो पॉइंट वही आ गया, असिस्टेंस का मीनिंग भी यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट की हेल्प करना, ये भी हेल्प ही होता है, असिस्टेंस कह लो, फैसिलिटेट कह लो, बात सेम ही है। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि मैनेजमेंट डिसीज़न लेने में अपना जो है उसकी हेल्प ले सकती हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे, वो मैनेजमेंट को क्या क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे वे बिजनेस पे फुल कंट्रोल अपना बनाए रखें। तो ये हमारे अकाउंटिंग के फंक्शन थे। अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो देखो एक तो हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता लग जाएगा, सिंपल है। अंदर का जो बेटा डिटेल है, आपको अंदर की जो डिटेल है वो अपने आप बना के लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, केवल आपके हेडिंग अच्छी याद होनी चाहिए, डिटेल आप जो है इनकी केवल समझें, उसके बाद उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। देखो दोबारा फिर वही रिपीट हो रहा पॉइंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट हेल्प करना, रिप्लेस मेमोरी, ये नया पॉइंट है। रिप्लेस इसका मीनिंग होता है, देखो इंसान है, हम लोग एक 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर अगर कोई हमें बता दे तो हम उसे तुरंत याद नहीं रख सकते, है ना। तो फिर हम इतनी सारी अकाउंटिंग कितने का माल कहाँ से खरीदा, कितनी क्वांटिटी है, कैसे रखेंगे याद। तो हमें उस चीज़ को, अपनी मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या मेंटेन करने पड़ेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये मेमोरी को रिप्लेस कर रहा हमारी। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, हम इससे अपने बिजनेस की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे कि मान लो हमारे पास 2090 था और हमें पता लगा भाई 2090 में हमें जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 20 की बनाई हमने और 20 में हमें कितना हो गया 2.3 करोड़ का। तो देखो हमें कंपेयर करने से पता लग रहा कि हमें करंट ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये कंपैरिजन कब पॉसिबल है, जब आपने 19 के और 20 के अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किए होंगे, तभी तो आप कंपैरिजन करोगे।
कंपेयर करने का मतलब ही क्या है कि मिनिमम 2 एस्पेक्ट होने चाहिए। कंपैरिजन अकेले में कंपैरिजन नहीं होता, किससे करोगे आप, तभी तो पता लगेगा कि भाई हमने अगर अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए तो तभी तो पता लगा पाएंगे भाई लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट ने हमारे पे टैक्स लगा दिया है ना, तो हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए भी अपने अकाउंट्स की हेल्प ले सकते हैं। पता लगा गवर्नमेंट ने ज़्यादा का टैक्स लगा दिया, हमारे अकाउंट्स के हिसाब से कम आ रहा। अब आप कहोगे जो गवर्नमेंट ज़्यादा कैसे लगा देगी, भाई अकाउंटिंग में ना, अकाउंटिंग धीरे धीरे, खैर 11th क्लास में तो आपका बेसिक है, आने वाली क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो आप वहाँ पे पाओगे कि अकाउंटिंग सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। बैंक वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, इनकम टैक्स वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं अकाउंटिंग, आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे, तो सबके अकाउंटिंग डिटेल में डिफरेंसेस आते हैं, प्रॉफिट अलग अलग आते हैं। इनकम टैक्स वालों ने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर ली, उनकी तरफ से तो प्रॉफिट आपका 15 करोड़ का आ रहा, आपने अकाउंटिंग कर रखी, आपका आ रहा 12 करोड़ का। अब ये डिफरेंस क्यों आता है आपको, कैसा आ गया डिफरेंस, क्योंकि इनकम टैक्स वाले कुछ एंट्री ऐसी नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए। जैसे हम लोग तो करते हैं कि मालिक तो करते गए हैं कि अगर मालिक के बच्चे भी बिजनेस में काम कर रहे तो मैं उन्हें सैलरी देते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को। अगर घर का कोई मेंबर अपने बिजनेस में लगा हुआ तो मैं उन्हें सैलरी देते हैं। अब सैलरी देने से उनका प्रॉफिट घट गया, लेकिन इनकम टैक्स वालों का ये मानना है कि अगर आपके घर के लोग आपके बिजनेस में हेल्प कर रहे तो वो तो प्रॉफिट आपस में बट रहा, वो तो जा तो रहा पैसा आपके घर में ही, तो इसलिए मैं इसे एक्सपेंस नहीं मानते। इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं वो अभी आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए उनकी अकाउंटिंग में डिफरेंस आता है। बस आप तो फिलहाल ही ध्यान रखो कि अकाउंटिंग जो है हेल्प करती है टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट लोन। अब देखो अगर आप कभी ट्राई भी करना, अगर आपको बैंक से लोन लेना तो बैंक वाले सबसे पहले आपसे पूछेंगे जी अकाउंट्स दिखाओ अपने, है ना, या अगर आप कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं तो बोलेंगे जी सैलरी की जो है अपने वो दिखाओ लिस्ट, सैलरी स्लिप दिखाओ कि आपको कहाँ से कितनी सैलरी मिल रही। तो ये हमें मेंटेन करने पड़ेंगे रिकॉर्ड, तभी तो हमें जो है कहीं से हेल्प मिलेगी। तो बैंक वाले लोन कब देंगे, जब हम उन्हें प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग दिखाएंगे। एविडेंस है कोर्ट में, अगर हमारे पे कोई केस कर दिया किसी ने तो सबसे बढ़िया है हमारे अकाउंट्स हैं, लो जी दिखा दो, देखो जी इतना माल हमने इसे बेचा था, ये हमें पैसे नहीं दे रहा, इतना माल हमने इनसे खरीदा था, ये माल हमारा वापस आया, एविडेंस हो जाएगा कोर्ट में। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी होती है दिवाला निकल जाना। दिवाले का मतलब है कि जैसे विजय माल्या पैसे लेकर भाग गया ना, तो गवर्नमेंट ने उसका दिवाला निकाल दिया। दिवाला निकलने का मतलब होता है जब किसी पे देनदारी तो हो ज़्यादा, देने तो हो ज़्यादा और पैसे हों उसके पास कम। अब मान लो किसी का दिवाला निकल रहा है और वो कह रहा है जी मेरे पास तो केवल 50-60 लाख के असेट्स हैं और देने उसे कई करोड़ रुपए, तो अब जो 50 लाख रुपए उसके पास है उसका हम कैसे पता लगाएंगे, अकाउंट्स देख के तो पता लगाएंगे। अकाउंट्स देखेंगे भाई इसके पास कितनी बिल्डिंग है, कितने फर्नीचर हैं, कितनी एसेट्स हैं, इन सब चीज़ों का हम पता तभी तो लगाएंगे। इसलिए ये हमें हेल्प करता है किसी की इंसॉल्वेंसी करने में, दिवाला निकालने में। अगर हमें अपना बिजनेस किसी को बेचना तो वो बंदा अब कैसे पता करेगा कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी, तो हमारे वो अकाउंट्स दिखेगा कि भाई इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, कस्टमर कितने इनके पास, क्या क्या चीज़ें इनके पास, तो सब इस तरह से अकाउंट्स देख के हम डिटेल का पता लगा लेंगे और हमें बिजनेस को अपने सेल करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। चलिए अकाउंटिंग के यूज़र्स पे आते हैं, कौन कौन लोग हैं यूज़र्स, तो देखते हैं कौन है। देखो बड़ा आसान है, इंटरनल यूज़र जो बिजनेस के अंदर होते हैं यूज़र्स, कौन, ओनर मालिक यूज़ करते हैं अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर। मान लो वर्करों ने कर दी हड़ताल कि जी हमें बोनस दो, तो वर्कर को आप कैसे प्रूव करोगे भाई प्रॉफिट नहीं है, बोनस कहाँ से, तो अकाउंटिंग देखेंगे में भी, तो वे लोग तो होंगे फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, इंटरनल यूज़र है ना। और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल में कौन कौन आते हैं, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टर, क्रेडिटर जिनसे हमने उधार ले रखा, गवर्नमेंट है ना, कंज्यूमर या पब्लिक वगैरह, ये सब कौन है, एक्सटर्नल बाहरी लोग हैं।
तो ये सब क्या थे, हमारे यूजर्स हैं। उसके बाद है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फिलहाल हमारे पास 2 सिस्टम है, लेकिन बेटा पढ़ना आपको यही है, ये मेन है सिस्टम, आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन मोस्टली अब फिलहाल करंट में जो है 80% लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, बाकी 20% सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। सिखाया जाएगा आपको कि डबल एंट्री में आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सिंगल एंट्री में आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत वाइड टर्म है बेटा, जैसे आपको साइंस में आता ना एंजॉय, बिल्कुल अकाउंटिंग है, बिल्कुल ऐसे आएगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में जाता है, और ऐसा नहीं है कि इसमें आपका स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है इसमें। अकाउंटिंग के थ्रू आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, है ना, ICWA, बहुत सारे कोर्स हैं, CS कर सकते हो, FCA कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत हाई लेवल के कोर्सेज हैं। जिस तरह साइंस में MBBS वगैरह, डॉक्टरी के वगैरह वगैरह कोर्स है ना, इसमें भी हैं। तो टेंशन नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है ना। तो मैं बता देता हूँ सिस्टम, 2 सिस्टम है इसमें, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री। बस फिलहाल तो आप ये ध्यान रखेंगे, डबल एंट्री का तो मीनिंग होगा 2 जगह डबल, तो 2 जगह एंट्री करके चलेंगे। और जब 2 जगह करके चलेंगे तो वहाँ पे गलती होने के चांस कम है, क्योंकि हम उन्हें आपस में मिला सकें। भाई मान लो मुझे 2 जगह 500 रुपये लिखने हैं, तो एक जगह 500 लिख दिया, एक जगह 50 लिख दिया मैंने, मान लो। तो अब जब मैं कभी बुक्स चेक करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि भाई या तो देखिए 500 का यहाँ 50 लिखा गया, या 50 का वहाँ 500 लिखा गया, तो गलती पकड़ में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एक ही जगह बस 50 करके लिख दूँ, तो मैं फ्यूचर में ये नहीं पता लगा पाएगा कि ये 50 था या 500 था। तो सिंगल एंट्री में सिर्फ ये थोड़ी सी खामी रह गई, जिसकी वजह से डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादा लोग फॉलो करने लगे। तो सिंगल एंट्री में तो केवल हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करते हैं, अधूरा रिकॉर्ड करते हैं, वो हम आपको बता देंगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बस फिलहाल तो ये ध्यान में रखो, डबल एंट्री में 2 जगह रिकॉर्ड होगा, और सिंगल एंट्री में जो है सिंगल जगह हम रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के कुछ फायदे हैं, है ना। सिंगल एंट्री के बारे में तो मैं बात ही नहीं करनी। तो डबल एंट्री सिस्टम के क्या फायदे हैं, वो है एक तो ये साइंटिफिक सिस्टम है, वैज्ञानिक पद्धति बनाई इसे। साइंटिफिक क्यों है ये, क्योंकि इसमें हम 2 जगह एंट्री करके चलेंगे, और इसमें कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल हैं, इसलिए इसे साइंटिफिक बताया गया। एक इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट रिकॉर्ड होती है ना। फिर हम इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि भाई कहीं गलती तो नहीं हुई हमारे से, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। वही सेम पॉइंट आ रहा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज इस समय मिलती है, और इस समय जो है अपने जो हमने गुड्स परचेज किया उसकी फुल डिटेल हमारे पास रहती है। कंपेरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, इससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं। बताया था ना अभी कि 2 जगह अगर लिख के चल दे तो कंपेरिजन इजीली कर सकते हैं। हेल्प मैनेजमेंट, वो ये देखो, ये पॉइंट तो आप रट लो, सब जगह यही पॉइंट आ रहा। अकाउंटिंग में भी यही था, डबल एंट्री सिस्टम में यही है कि ये हमें जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। चलिए, ये आपके फर्स्ट चैप्टर की मैंने आपको थोड़ी सी समरी रिकॉर्डिंग कर दी है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग लगा लें, और बेटा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप चाहो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए, मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में। 2 चैप्टर के मैं आपको नोट्स सेंड कर चुका, ठीक है ना। ओके, सी यू, बाय बाय।